तो मोबाइल मेरे ख्याल में लाइव फेसबुक पे देखते हैं, एक मिनट। लाइव आ रहा हूँ या नहीं? नो। नहीं आ रहा है? नो। ये तो मसला है फिर। एक मिनट में देखता हूँ ना। मैंने आप खोला हुआ आपकी आईडी, मुझे तो आ रहे हैं। यस, आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट करें या एक बंदे ने ज्वाइन किया है? और पता नहीं किसने ज्वाइन किया है, वो सिर्फ कमेंट करके बता दे कि हमारी आवाज़ सही आ रही है या नहीं। ओके, आवाज़ आ रही है और अब हम करते हैं शुरू। ठीक है। यस। तो सबसे पहले तो मैं सैयद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपना कीमती वक्त में से थोड़े मिनट निकाल के हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं। और सबसे पहले मैं सैयद साहब को गुजारिश करूँगा कि वो अपना तारुफ करवाएं। वो पाकिस्तान में से कहाँ से हैं, अभी कहाँ हैं, और वो कौन से कंट्री से पढ़े हैं, और कौन सा प्रोग्राम था उसका, और कौन सी स्कॉलरशिप थी, अगर स्कॉलरशिप नहीं थी तो कौन सा प्रोग्राम था और कितना फीस थी इसके प्रोग्राम की। सैयद साहब, स्टेज इज़ योर्स। अस्सलाम वालेकुम मुदीर भाई। सबसे वालेकुम पहले तो सलाम। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने पेज के थ्रू मुझे ये मौका दिया है कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर सकें फ़्रांस से रिलेटेड। और जो आपने क्वेश्चंस किए हैं मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट आंसर्स कर सकूँ। और मेरा नाम सैयद शबाब हसीब है और मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है। और पाकिस्तान से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की, बीएस ऑनर्स। उसके बाद मैंने फ्रांस के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था इन 2023। एक मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कॉटी डेज़र्ट के अंदर जो कि नीस सिटी में है, और एक मैंने अप्लाई किया था पॉलीटेक्निक नैंट्स के अंदर। और मैंने पॉलीटेक नैंट्स के अंदर थर्मल साइंस एंड एनर्जी में मास्टर्स कंप्लीट किया है। 2024 में मैं M2 में आया था। जैसा कि हमें पता है कि फ़्रांस के अंदर 2 तरह के मास्टर हैं, एक 1 साल का, एक 2 साल का। और 1 साल वाले मास्टर को M2 कहते हैं और 2 वाले को M1। सो मैं M2 में आया था क्योंकि मैं उन प्रोग्राम्स को मास्टर्स के टारगेट कर रहा था कि जो कि मेरी फ़ील्ड के आगे ना कोर हों। तो इसलिए मैंने नीस के बजाय नेंट्स चूज़ किया क्योंकि थर्मल साइंस एंड एनर्जी में बच्चे कम ही आते हैं। और फर्दर इसके अंदर जो रिसर्च है, अगर आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट थी, तो इवन के जॉब मार्केट में भी। सो मैंने ये प्रोग्राम चूज़ किया था और 1 साल का प्रोग्राम था जिसके अंदर 6 मंथ्स का कोर्स वर्क था और 6 मंथ्स आपकी इंटर्नशिप होती है। फर्स्ट 6 मंथ्स हम लोगों ने मतलब सारे 14 सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट कोर्स ऑफ एनर्जी, डाटा ऑटोमेशन, मटेरियल हमने पढ़े हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो पॉलीटेक की वेबसाइट पे जाके देख सकता है कि उनका कोर्स मटेरियल क्या है, कोर्स कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की जो कि मास्टर का हिस्सा होती है फ्रांस के अंदर, और मैंने 2 इंटर्नशिप्स की। एक मैंने की थी
मटेरियल लैब जो है IMN नाम के अंदर मशहूर है काफ़ी, नैम्स यूनिवर्सिटी की। और एक मैंने की थी LTN लैब है थर्मल एनर्जी की, जो कि पॉलीटेक के बिल्कुल अंदर ही बनी हुई है। तो इधर मैंने इंटर्नशिप की। उसके फ़ौरन बाद मैंने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब एप्लीकेशंस अप्लाई की और डिफरेंट इंटरव्यूज़ दिए PhD के लिए, जॉब्स के लिए। और फाइनली मैं सक्सीड था कि मैंने जॉब सिक्योर कर ली राउंड अबाउट आफ्टर 6 मंथ्स। ग्रेजुएशन के 2-3 माह और वैसे अपना थीसिस कंप्लीट करने के 6 मंथ बाद मुझे जॉब मिल गई थी। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ जर्मनी के अंदर, मैनहाइम सिटी में। DHBW एक यूनिवर्सिटी है, दुआले हशूल बैटन गुटनबर्ग। और इसकी हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल जो रिसर्च सेंटर है, जो लैब है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और एज ए जर्मनी में इसे मित्या बेहतर कहते हैं, रिसर्च मित्या बेहतर लाइक रिसर्च इंजीनियर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और अभी मैं हाइड्रोजन और फ्यूल सेल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की रिसाइकलिंग वगैरह पे। मेरा जो पॉलीटेक के अंदर प्रोग्राम था, उसकी जो फीस है वो थी 7,500 यूरो। और इस फीस के अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, 50% वेव ऑफ हो जाती है। और इसके अलावा आपको 1,500 यूरो की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मगर उसके लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और जस्ट जस्ट नॉट लाइक आपके पास सिर्फ CGPA नहीं होना चाहिए, कोई रिसर्च पब्लिकेशंस या आपके जो स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये आपके अच्छे होने चाहिए। और आपकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है थर्मल साइंस और एनर्जी का। मतलब स्पेसिफिकली वो बच्चे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और वो बच्चे जिन्होंने केमिकल की है, वो उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है। केमिकल, मैकेनिकल और मटेरियल, इन जो बच्चे जो बैचलर्स कर रहे हैं इन 3 फील्ड में, वो इस कोर्स में आ सकते हैं। और 50% फीस वेव ऑफ हो जाती है। और 6 मंथ्स बाद ही प्लस बेनिफिट ये है कि आप जब इंटर्नशिप करते हैं, तो फ्रांस के अंदर अगर आप लैब में इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका भी मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है। और अगर आप कंपनी में कर रहे हैं तो उसका भी स्टाइपेंड मिलता है। द डिफरेंस इज जस्ट लाइक कंपनी में आपको जो वेज है वो ज़्यादा मिलती है, अराउंड अबाउट 1,200 यूरो, 1,000 to 1,200 आपको मिलते हैं। और लैब के अंदर आपको 500 to 700, 650 और समथिंग लाइक दैट आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो मैं अपनी फ़ीस पाकिस्तान से दे के आया था। और फिर मुझे आगे इंटर्नशिप मिल गई और उसके बाद फिर जॉब। सही है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच ऐसी आपने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाया। अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान में बैठ के कोई बंदा हमारा वीडियो देख रहा है, तो आपको उसको क्या कहेंगे कि उसको बाहर के मुल्क में क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बैठ के पढ़े? इसके अंदर मसला ये है कि जब बच्चे पाकिस्तान के अंदर हम जब बैचलर्स करते हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं जिसके अंदर लाइक 4G फर्टिलाइजर्स है या रिफाइनरी, या मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, या अगर आप किसी और फील्ड के भी हैं तो आपका, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से हैं तो आपका दिल होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लग जाएं। या वो बच्चे जिनका कोई बड़ा है या कनेक्शंस हैं, वो तो इजीली इस तरह की चीज़ें सिक्योर कर जाते हैं। या वो बच्चे जो टॉप ऑफ द फील्ड हैं, या वो बच्चे जिनकी यूनिवर्सिटीज़ ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में उनको पीछे से पुश कर रही हैं। या मतलब कि ये बहुत चीज़ मैटर करती है पाकिस्तान के अंदर ना, कि यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा गया है। मतलब बच्चे को नहीं देखते कि ये इसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं, और किस इलाके से है। और ये भी डिफरेंट होता है इस तरह की चीज़ें। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें कि बंदा स्पेसिफिकली पंजाब से हो या सिंध से ही हमें चाहिए या इस तरह के ना। और पाकिस्तान के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपने फ़र्दर रिसर्च करनी है या जॉब करनी है तो आप फ़र्दर आगे प्रोसीड करें। उसकी रीज़न ये है कि आपने 16 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद भी आप की स्टार्टिंग सैलरी मेरे ख्याल से आपने जितनी सेमेस्टर की फ़ीस दी होती है उससे भी कम लगती है, राउंड अबाउट एवरेज 30,000। तो
हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि मतलब मे बी हमारी सब स्टार्टिंग जो है वो 70 to 80 और 1 लाख या इस तरह से होगी, या ज़्यादातर की नहीं लगती। बहुत मिनिमम केस होते हैं या बहुत रेयर केस होते हैं अगर किसी की लग जाए। दूसरा मसला ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान में एक अरसा गुजार के देख लिया है कि वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, क्या माहौल है, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल तो है, मगर हमारे पास वो सीढ़ी नहीं है चढ़ने के लिए, या हमारा वो आप कहते हैं ना एक हेल्पिंग हैंड, एक एक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें फर्दर पुश कर सके। सो इसलिए मसला सारा यहाँ पे आता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्पेशली वो बच्चे जो मिडिल क्लास हैं, जो अमीर बच्चे होते हैं ना, वो तो स्पेशली यूके चले जाते हैं या फैमिली बिजनेस या तो कर लेते हैं। एक ऐसा बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और मैंने ये स्पेशली इस वेबिनार के लिए आना, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी इसकी कि वो बच्चा कंसल्टेंट्स के पास बिल्कुल मत जाए, क्योंकि एक तो वो बच्चा मतलब कि पहले ही डिसअपॉइंट होया होता है सिस्टम से, जब उसको जॉब में इंटरव्यू भी दे के आता है, सब कुछ करके आता है, मगर जॉब में उस बच्चे को रखा जाता है जिसके कनेक्शंस अच्छे हैं या फिर जो टॉप ऑफ द फील्ड था। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे हैं, दो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, एक 90% पे है, एक 80% पे है, 90 वाले को रख लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि 80 वाला नालायक है? ऐसा तो नहीं ना। तो मतलब लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं उस बच्चे को स्पेशली मिडिल क्लास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या वो लड़के जो बाहर आना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं, टुडे आपके इस पेज से मेरा मैसेज भी यही था कि उन बच्चों के लिए एक इन डेप्थ और प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर उनको स्पेसिफिकली हर चीज़ एक्सप्लेन की जाए फ्रांस के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, या ये नहीं सोचना कि मैं डंकी लगा लूँगा या मैं ये कर लूँगा या मैं चाइना चला जाऊँगा। ठीक है, वो ऑप्शंस हमारे पास हैं, बट फ्रांस अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप उसको क्यों नहीं अवेल कर रहे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे किसी ने नहीं था गाइड किया जब मैं फ्रांस में अप्लाई कर रहा था, और मैं सोचता होता था कि मैं फ्रांस किस तरह जाऊँगा, इसका क्या तरीका है। और मैं अपने गांव के अंदर पहला लड़का हूँ जो फ्रांस आया था मास्टर्स में। और फिर जब मैं आया उसके बाद लोगों को थोड़ा सा, आपको पता है कि कैंपस फ्रांस भी काफ़ी कंपेन्स कर रहा है, और मतलब कि फास्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू, और काफ़ी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया इंटरनेट पे, तब बच्चों के अंदर थोड़ा रुझान पैदा हुआ है। बट उससे पहले जर्मनी का ही ज़्यादातर लोगों को होता था, यूके, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और बस जहाँ पे ज़्यादा एजेंट, ये आपको पता है कि इन मुल्कों के लिए एजेंट्स होते हैं और इन्होंने अपना कमीशन सेट किया होता है, और बच्चे बेचारे इतनी फीसें नहीं दे सकते, और ये सारा मसला था। मगर वैसे ये होता है कि मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रांस पाकिस्तान के अंदर ना, आप देखो कि मैक्सिमम आपने अगर मास्टर्स भी कर ली है, आप पीएचडी भी करते हो, तो आपको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है? आपको क्या मतलब कि कोई खास बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। आपने पीएचडी करने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो या नहीं। मगर यहाँ पे ये श्योरिटी है कि अगर आप बाहर आते हो, मास्टर्स कंप्लीट करते हो, लैंग्वेज सीखते हो, ग्रेड्स अच्छे लेते हो, तो एक अच्छा फ्यूचर यहाँ पे, ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर जो है वो आपका 100% श्योर है। और मतलब ये आप बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसने इधर आके अपने ट्रैक पे रहना है या अपनी ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होना है। सही है, सही है। तो अभी आपने एजेंट्स का बात की, तो अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप मना कर रहे हैं कि एजेंट के थ्रू अप्लाई ना करो, तो एक स्टूडेंट, उसको कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम क्या कौन से हैं, और उसको कौन सा मुल्क चूज करना चाहिए, और कौन से रिसोर्सेज हैं जो वो यूज करके वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है? सबसे पहले इसके अंदर ये होता है कि डिफरेंट गूगल के ऊपर पोर्टल्स बने होते हैं एट अ टाइम। जिस तरह मैंने अप्लाई किया था, मैं मास्टर पोर्टल्स के ऊपर देखता था, बट मास्टर पोर्टल्स के अंदर भी जब आप सर्च कर रहे होते हैं उसमें कई डिफरेंट मतलब मिस्टेक्स हुई होती हैं। बट मैं
स्पेशली मैंने बस जाके लिखा गूगल के ऊपर स्टडी इन फ्रांस, फिर मुझे एकदम से वहाँ पे लिंक मिला कैंपस फ्रांस का। फिर मैंने कैंपस फ्रांस पाकिस्तान, एक अब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की वेबसाइट पे हर चीज़ इन डिटेल बताई गई है। कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन करें। आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, उसके अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली गाइडेंस के साथ अपलोड की हुई हैं। आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स रीड करें। सेकेंडली आप ये काम करें कि गूगल के ऊपर, आज के एआई का दौर है, इवन कि आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं अगर आपने उसको यूज़ करना जानता है तो। और मतलब डीप सीक, चैट जीपीटी, गूगल, ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन फ्रांस, वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बनाएं, एक एक्सेल शीट बनाएं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी 250 यूरो से शुरू होती है और राउंड अबाउट 5000 6000 इधर तक जाती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो शुरू होती है 8 to 9,000 से लेके मैक्सिमम 25 30 इधर तक भी जाती है, पर ईयर की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर वो हैं जो बिजनेस स्कूल्स में आ जाते हैं। मतलब जो बिजनेस स्टडी है ना फ्रांस के अंदर वो काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर आप प्राइवेट करने का सोच रहे हैं, स्पेशली ये जो बिजनेस स्कूल्स हैं। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, मैं नहीं रिकमेंड करता कि कोई बच्चा बिजनेस स्टडीज़ के लिए फ्रांस प्राइवेट आए। और मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि वो बच्चे जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, और वो आगे वाकई ही जेन्युइन स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। जो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लील है, उसके अलावा उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एविग्नॉन है, उसके अलावा उसके अंदर हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सिटे, लाइक ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनोबल है। ग्रीनोबल के अंदर इंटरनल स्कॉलरशिप भी हैं, आईडेक्स होगी, और उसके अलावा भी वो स्कॉलरशिप हैं, ट्यूशन फ़ी भी वेव ऑफ हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लील मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि मैं इसके अंदर आपको इंटायरली जो इंग्लिश के अंदर जो मास्टर्स हैं वो तकरीबन हर फील्ड में मिल जाएंगे। वो इंजीनियरिंग में है, वो लॉ में है, वो मैनेजमेंट में है, वो हेल्थ में है। तो वो काफ़ी मतलब कि कह लें कि डिफरेंट कोर्सेज इंग्लिश के अंदर हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं, और फीस इज़ जस्ट 250 यूरो। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसको भी ज़रूर ट्राई करें, अप्लाई करें उसमें। यूनिवर्सिटी ऑफ एयर मर्सील है और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉटी डेजर है, इसमें अप्लाई करें। उनकी अपनी देखें, फ्रांस के अंदर स्कॉलरशिप्स डिफरेंट किस्म की हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की थी। अगर आपको एम्बेसी की स्कॉलरशिप नहीं अवेल कर सके, देयर आर इंटरनल स्कॉलरशिप्स। जिस तरह मेरा जो इंजीनियरिंग स्कूल है पॉलीटेक, यहाँ पे भी इंटरनल स्कॉलरशिप्स थी कि ये फीस वेव ऑफ कर देते हैं और स्टाइपेंड भी देते हैं। तो सही। आपने अगर आप जब फॉर एग्जांपल आप गूगल पे गए हैं, आपने लिखा है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस, ठीक है, आपको एक जो भी पहली यूनिवर्सिटी नज़र आती है आप देखें उसमें मेरा कोर्स है नहीं, आप चैट जीपीटी से पूछें। बट मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ थी मैंने उनके नाम आपको बताए हैं। उसके अलावा कैंपस फ्रांस की जो है उन्होंने वो लिस्ट अपलोड की हुई अपनी वेबसाइट के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की ना। तो वो जो ब्रोचर है वो उन्होंने अपलोड किया हुआ है, और उसके अंदर उन्होंने इन डिटेल इंजीनियरिंग स्कूल, बिजनेस स्कूल, स्पेसिफिकली आर्ट स्कूल, और ये उन्होंने बना के अपलोड किए हुए हैं, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट फाइल बनी हुई है। तो आप लोग वहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सही है। तो अभी मुझे ये बताएं कि सवाल को मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा शार्ट रखें और कंसाइज करें क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है। तो अगली बार मुझे ये बताएं कि अगर स्टूडेंट्स को पता लग गया कि वो इस कोर्स में एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक बंदे को, स्टूडेंट को तैयार करने चाहिए अप्लाई करने से पहले पहले। सबसे पहले तो वो अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैं ये कहूँगा कि उन्हें आइट्स करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। बेशक रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट आइट्स मस्ट करें, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट होता है
ये आपको मतलब कि ये स्टूडेंट का एक प्लस पॉइंट है। बेशक यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप जब एम्बेसी में जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, जब आप एम्बेसी का इंटरव्यू देते हैं तो आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। तो ये आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर प्लस पॉइंट आता है कि इस बच्चे ने आर्ट्स किया हुआ है, ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो हुँ, सबसे पहले आप आर्ट्स करें, मिनिमम B2 आपका आना चाहिए आर्ट्स के अंदर, इक्वलेंट टू 6.5 ओवरऑल बैंड्स। उसके अलावा आप ऐसा करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स HEC, IBCC जो आपका मैट्रिक का बोर्ड है, FSC का बोर्ड है अपने, और ये जो HEC है, इधर से टेस्ट करा लें मोफा से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्ट हो गए, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखनी है, और हुँ, उस फीस के मुताबिक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, आपने अपनी सीवी बनानी है यूरोपास के ऊपर, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए। तो मेनली आपकी बेसिकली यही रिक्वायरमेंट है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक अच्छी सीवी, आपके पास आपकी डिग्रीज हो, बैचलर की, मैट्रिक की और एफएससी की। उसके अलावा आपके पास आर्ट्स हो तो, और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है किसी इंटर्नशिप का या वर्क का, तो ये आपके मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास हैं तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे सीवी और मोटिवेशन लेटर, वो एक स्टूडेंट को कैसे तैयार करने चाहिए? इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि सीवी जो है यूरोपास से फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट बना सकता है, और यूरोपास से अपनी सीवी तैयार करें, जिसके अंदर आपने अपनी मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी सीवी नहीं बनाएं। आप मतलब जो आपको मतलब आप देखें कि आपके प्रोग्राम के मुताबिक जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपने जेन्युइन स्किल्स, अपना जो आपका इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ उसमें डालें। बट यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं, इतने डिफरेंट बच्चे अप्लाई करते हैं यहाँ पे हर जगह से, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सारी सीवी रीड करें। मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी एनफ होती है, तो ये लिमिट एक्सीड ना करें। फॉर लेटर ऑफ मोटिवेशन, सॉरी ये मैं भूल गया था पॉइंट आउट करने में, थैंक यू मुदीर भाई, आपने याद कराया। लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपना लिख कराएं कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना बताना है कि बैचलर्स कहाँ से की है। आप सबसे पहले तो आप अपना बताएंगे कि माय नेम इज़ सैयद हसीब, मैं इस सिटी से हूँ, और यहाँ से मैंने अपनी बैचलर की है। इसके बाद मैं अब आगे ये फर्दर इंटरेस्टेड हूँ। इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपने बताना है अपना एजुकेशनल थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद आपने बताना है कि आप इस मास्टर्स में इंटरेस्टेड हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हैं, ये आपके बैचलर से किस तरह रिलेटेबल है, और ये पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में, आप आगे करना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद आप बताएं कि आप फ्रांस क्यों आना चाह रहे हैं, और स्पेसिफिकली इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके क्या हैं। आपने पाकिस्तान वापस आना है या आपने आगे फर्दर रिसर्च में प्रोसीड करना है। तो मेन मेन ये 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो मोटिवेशनल लेटर के अंदर आपने लिखने होते हैं। सही है। तो अभी आप को कुछ आइडिया है इस बारे में कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी एप्लीकेशन में, ख़ास करके सीवी में, मोटिवेशन लेटर में और जो रेफ़रेंस लेटर्स लेते हैं प्रोफ़ेसर से, उसमें कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और किन चीज़ों को उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मुझे इसके अंदर ये लगता है कि जब हम मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, तो मोटिवेशन लेटर की अगर मैं बात करूं, तो ज़्यादातर बच्चे रिसेंटली मैंने रीड कर रहा था, एक बच्चे का रिव्यू कर रहा था, तो हुँ, वैसे ही एक दोस्त का, तो वो एआई से लिख के उसने मुझे भेज दिया था। ठीक है। मतलब अपना इनपुट नहीं देना, अपना मतलब आपने खुद नहीं लिखना, इतना हुँ, काम भी आप नहीं कर सकते, तो फिर आप बेशक ना आए, आपकी तो एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी, प्लेजरिज्म आ जाएगा, और मतलब एक आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुँ, देखें आप, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन लेटर के अंदर जो चीज़ हम लोग नहीं लिखते, वो उन्हें, ये लेटर ऑफ मोटिवेशन हमारी प्रोफाइल है एक, वो जिस तरह हमने अपनी सीवी पे मेहनत करते हैं, जिस तरह सीवी लिखते हैं, वो उसी तरह का ही होना चाहिए, बट इन डिटेल लिखना है। आपने बताना है कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उसको रिलेट करना है अपने मास्टर्स से। इस चीज़ पे आपने प्रॉपरली फोकस करना है, और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है,
तो उसको भी प्रॉपर्ली रिलेट करें अपने मास्टर्स से। तो सबसे पहले इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने मास्टर्स अप्लाई किया है थर्मल के अंदर पॉलीटेक में, अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने मोटिवेशनल लेटर में लिखूँगा कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की, मैंने इस बैचलर्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र पढ़ा, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, मैंने हीट ट्रांसफ़र इन मटेरियल्स पढ़ा, या मैंने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, और मैं मास्टर्स के अंदर भी यही कोर्स मैंने जब वेबसाइट पे देखा तो मुझे नज़र आए, और मुझे लगता है कि मुझे इन कोर्स को मज़ीद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आगे फर्दर इस फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहता हूँ। और थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है ना चीज़ों को मोटिवेशनल लेटर के अंदर, बट आपने एक एकेडमिक लेटर लिखना है। हाँ, एक फॉर्मल वे में हम लिखते हैं, इट्स गुड, आपने फॉर्मल और एकेडमिक वे के अंदर लिखना है, आप एक एकेडमिक स्टूडेंट है। इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल की तरह नहीं लिख देना कि अपनी दूसरी एबिलिटीज़ पे बच्चे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और जो चीज़ जो पॉइंट उनको चाहिए होते हैं वो हम मिस कर देते हैं, और एंड पे रीज़न आप जेन्युइन दें, आपके गोल्स मैच नहीं हो रहे होते। मतलब अगर आपकी एक रिसर्च प्रोफाइल है और आप कह रहे होते हैं कि मैं बिजनेस ओपन करूंगा या मैं ये करूंगा, तो मतलब ये मैच नहीं हो रहा। अगर आपकी एक रिसर्च प्रोफाइल है तो आप ऑब्वियसली अपने लॉन्ग टर्म गोल में बताएं कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, एक रिसर्च सेंटर ज्वाइन करेंगे या पीएचडी करेंगे, फर्दर एक्सप्लेन करें आप क्या करना चाह रहे हैं। यही ठीक है। चीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में है कि प्रोफेसर बताए कि मैंने ये सब्जेक्ट इसको पढ़ाया है, ये स्किल्स इसके इस सब्जेक्ट्स में अच्छी हैं, और मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये मास्टर्स इस फील्ड में करे। ठीक है। तो अभी आपने बोला कि लड़के जो हैं अभी पूरा जो मोटिवेशन लेटर है वो चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। तो अब ये बताओ कि चैट जीपीटी एक टूल है, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में? कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? चैट जीपीटी यूज़ करें, उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट अच्छे से दें, उससे सिर्फ एक आइडिया लें, मगर हुँ, उसको कॉपी पेस्ट ना करें। उससे एक हुँ, आइडिया लें, उसको अपना प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट दें, लाइक ये मेरा मेरा फील्ड है, ये मेरा फील्ड के अंदर ये मेरी डिग्री है, हुँ, और मैं इसके अंदर इस मुल्क में ये इंटरेस्टेड हूँ। ठीक हुँ, है, उसे लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखवा के उससे एक आइडिया लें, उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद से लिखें। एक पहले ना एक पेज के ऊपर पॉइंट्स बनाएं, चैट जीपीटी से आपको आइडिया मिलेगा, उनको मद्देनजर रखते हुए आप प्रॉपर एक पॉइंट्स बना लें। पॉइंट्स हुँ, बना के वन बाय वन उनको आप टाइप करें वर्ड के अंदर, और टाइप करने के बाद आप उसको एक बार रिव्यू करें। हमें अपनी हुँ, लिखी हुई चीज़ हमेशा अच्छी लगती है, तो किसी सीनियर से, प्रोफेसर से, या ऐसा बंदा जो पहले से ही बाय मास्टर्स कर रहा है या आपको बेहतर गाइड कर सके, उससे रिव्यू कराएं कि ये कैसा है, और उसमें एक दो बार रिव्यू करवा के और फिर आप फर्दर उसको कैरी ऑन करें प्रोसेस को। सही है। तो आपने पहले शुरू में ही बात की थी कि आप स्टूडेंट्स को मना कर रहे हैं कि एजेंट के पास ना जाएँ, और बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें अपने सीवी जो है वो रिव्यू किससे करवाएँ? आप रिव्यू करेंगे अगर वो आपको भेजें तो? अ, बिल्कुल मैं रिव्यू कर दूंगा, स्पेशली वीकेंड के ऊपर मैं फ्री होता हूँ, और हुँ, फ्री ऑफ कॉस्ट फीस बिल्ला। बस मुझे दुआएं चाहिए अपने हुँ, पाकिस्तानी बहनों से और भाइयों से, और एजेंट्स के पास मैं इस हक में नहीं हूँ कि बच्चा देखें। एक चीज़ है जो हमने अवेल की और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल की, हुँ, और इस तरह नहीं होता। हमें अपनी जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी हैं, फर्दर जो पोटेंशियल है उनको हुँ, अपॉर्चुनिटीज़ में दिलाने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हुँ, इधर आएंगे पढ़ेंगे तो इसमें हमारे मुल्क का ही नाम रोशन होगा, हमें ही हुँ। खुशी होगी कि हमारा ही कोई भाई आगे बढ़े। तो मैं रिव्यू करूँगा सीवी, नो इशू, मुझे सेंड कर सकते हैं, और एज बेस्ट लाइक मेरे पास जब भी टाइम हुआ और एज बेस्ट एज आई कैन आंसर, तो मैं ट्राई करूँगा कि सबको जवाब दूँ और टोटली सही कॉपरेट है। करूँ। ये तो अभी सारी हो गई एप्लीकेशंस और कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। अभी आते हैं मेन एरिया पे, मेन चीज़ पे। वो ये कि जब एक बंदा अपने पाकिस्तान मुल्क छोड़ के इधर आता है तो उसके साथ यहाँ पे लाइफ में क्या होता है और वो कैसे बिहेव करती है लाइफ, और अम, इस बंदे को जब इधर पहुंचे किसी दूसरी कंट्री में, उसके कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, आपके साथ आपका वक्त कैसा गुजरा था फ्रांस में? टू बी ऑनेस्ट मुदीर भाई,
आपको याद होगा जब आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी नाथ के अंदर, जी, तो जी। शुरू-शुरू में तो डरा हुआ था। पहली बार मतलब पाकिस्तान से निकले थे। तो हुँ, इसके अंदर ये था कि मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो पाकिस्तान से तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि शायद जाएँगे और जाते साल ही एयरपोर्ट पे लैंड होंगे और एक गाड़ी लेनी आई होगी, सर प्लीज़ जी। चलें। तो इस तरह से कुछ नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी हार्ड और जुर्रत करनी पड़ती है थोड़ा-सा। मैं शुरू में जब आया था तो मेरे एक मामू हैं, पेरिस थे। उनके साथ कुछ देर के लिए मैं पेरिस में रहा हुँ, और फिर उधर से मैं नांत आया था। तो हुँ, जब मैं नांत आया तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था नांत के अंदर और हुँ, टोटली मुझे फिर गाइडेंस लेना पड़ी अपने, क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, इसी तरह मेरे कुछ यहाँ पे जानने वाले थे। तो मैंने उनसे पूछा, गाइडेंस ली कि किधर जाना है, कौन सी ट्रेन लेनी है, क्या करना है। तो आके फिर मैंने यूनिवर्सिटी को मेल की कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, मेरे पास हुँ, अकोमोडेशन नहीं है। विद इन यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी इस मामले में, और उन्होंने मुझे विद इन 3 डेज़ मेरी हेल्प की कि मुझे अकोमोडेशन मिल जाए। और लकीली कि मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 28 ऑफ अगस्त को आया था हुँ, और 1 ऑफ सितंबर को मुझे क्रूज़ अकोमोडेशन मिल गई थी नेंट हुँ, सिटी के अंदर अपनी। तो मैंने उसी टाइम जाके कीज़ कलेक्ट की और मामलात सेट हो गए। यहाँ पे ये था कि मेन जो यहाँ पे हर्डल है वो फ्रेंच लैंग्वेज का बैरियर है। मैं हुँ, स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने पहले दिन से यही सोचा है कि आपने फ्रांस आना है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। अगर हुँ, लैंग्वेज नहीं आती प्लीज़ मत आओ। और अगर ज़हन में ये है कि आप आके इधर पैसे कमा लोगे, फीस निकाल लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। फ्रांस, हुँ, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप पार्ट टाइम जॉब तो कर सकते हो, 20 टू 21 आवर्स आपको अलाउ होते हैं। और कुछ जिस तरह देसी कम्युनिटी है उनके पास भी आप काम वगैरह कर सकते हैं हुँ, और वो आपको वेजेस कम देंगे और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मगर सही। तंग भी करेंगे और सारा कुछ होता है। और तो बाज़ारी वो यही शो कराएँगे कि हम हेल्प कर रहे हैं, बट आपका इसमें जो नुकसान हो रहा होता है, वो सिर्फ़ बाद में आपको समझ आती है कि उनका आपका क्या नुकसान हो रहा है। हुँ, यहाँ पे आपको कहीं गलत मशवरा भी देते हैं। मतलब आपको आपका जो ट्रैक था ना, जो आप पाकिस्तान में सोच के आए थे कि मैं जाऊँगा, मास्टर्स करूँगा, अच्छे सही इदारे है। से तो इंटर्नशिप करूँगा, आगे बढ़ूँगा, वो फिर वो हुँ, ट्रैक नहीं रहता। कोई आपको कहेगा कि स्पेन में कागज़ जमा कराओ, कोई कहेगा पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक कराओ, कोई कहेगा हुँ, कि पढ़ाई छोड़ के लैंग्वेज में दाखिला ले लो और अपना हुँ, वीज़ा एक्सटेंड कराते रहो। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, अल्लाह पे तवक्कल है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। सही है। 100% श्योरिटी है और आपने लैंग्वेज ज़रूर सीख के आनी है। पाकिस्तान से ही सीखना शुरू करें। आपको अगर A2 भी आती है ना तो मिनिमम आपको जॉब ईज़िली मिल जाती है फ्रेंच, किसी गोरे के पास पार्ट टाइम स्टूडेंट अगर करना चाहे तो वीकेंड पे। तो अभी जो आपने बताया कि पार्ट टाइम वर्क अलाउ है 20 घंटे, तो 20 घंटे काम करके कोई बंदा अगर सेल्फ पे आ रहा है तो वो अपनी फीस अरेंज कर सकता है? अ, कर सकता है। अगर कोई बंदा सेल्फ पे आ रहा है, हुँ, तो मैं ये कहूँगा कि इट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। उस ओके। यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। अगर तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 250 यूरो टू अराउंड अबाउट 4000, हुँ, तो तब तो आप इंटर्नशिप भी करेंगे। और अगर आप वीकेंड पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब से आप मैक्सिमम वीकेंड पे काम करें तो आप 600 कमा सकते हैं यूरोज़ और पर मंथ? पर मंथ। ओके, तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ये मैं सही। देसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, लाइक जहाँ पे वेजेस अच्छी नहीं होती, वहाँ पे हुँ, आप इतना कमा ही सकते हैं तकरीबन। अगर आप लकीली अच्छे हैं, आपको जॉब मिल गई है। हुँ, मैं फिर बात करूँगा कि इट टोटली डिपेंड ऑन योर लक। और हुँ, आपको इट टोटली डिपेंड कि आपको लैंग्वेज आती है या आपको कोई रेफरेंस है या कोई कनेक्शन है। तो इट्स पॉसिबल कि आपकी यहाँ पे अगर फीस राउंड अबाउट मैक्सिमम 4000 तक है तो आप निकाल सकते हैं। और अच्छा। फर्स्ट 6 मंथ्स मुश्किल होते हैं, पहले 2 से 3 महीने का खर्चा लेके आएँ, हुँ, अराउंड लाइक 3000 यूरो। अगर आप पेरिस में हैं
और अगर आप पेरिस में नहीं हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम 2000 से 2500 यूरो तक आप लेके आएँ। सही है। तो अभी अगर किसी स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं और वो फिर भी विलिंग है अप्लाई करे, तो वो फ्रांस के अलावा कौन-कौन से कंट्री टारगेट कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए? फ्रांस के अलावा मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे बच्चे स्पेशली जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हुँ, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि फिर आप चाइना को ज़रूर कंसीडर करें। ठीक है। अगर आप फ्रांस को नहीं अफोर्ड कर सकते, एक ऑप्शन चाइना का है और उसके अलावा एक ऑप्शन है, बट द प्रॉब्लम इज़ एम्बेसी। बट लिटिल बिट अगर आप सारा वीज़े का एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बाल्टिक कंट्रीज़ को देखें। लिथुआनिया हुँ, हो गया, लैटविया हो गया और एस्टोनिया हो गया। क्योंकि हुँ, अब रोमानिया जो है, रोमानिया शेंगन में आया है और वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं और रोमानियन हुँ, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह भी है। तो इस तरह के छोटे कंट्रीज़ तो हैं, मगर मतलब वहाँ पे आप का एक्सपेंस बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लिथुआनिया आपका टोटल मंथली एक्सपेंस जस्ट 3 टू 400 यूरो है। सही। मंथली एक्सपेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हुँ, मगर मसला ये है कि उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। वीज़ा लगवाने के लिए आपको मलेशिया जाना पड़ेगा या इंडोनेशिया, या तो आपका एक्सपेंस ठीक-ठाक आ जाता है, राउंड अबाउट 20 टू 25 लैक्स। बट हुँ, मेबी अगर आप फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपका एक्सपेंस आता है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऐसी यूनिवर्सिटी में आते हैं जिसके अंदर आपकी 250 यूरो फीस है, तो आपका मे बी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपका एक्सपेंस जस्ट आपकी शॉपिंग का होता है और जो आपने अपने साथ कुछ खर्चा लेके आना होता है। और हुँ, अगर वो ना हो तो फिर आपका एक्सपेंस राउंड अबाउट अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो 5 टू 10 लैक्स। सही है। और तो चाइना का मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, और कोरिया का, चाइना का, जापान का, और मतलब उन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप दी जाती हैं फुली फंडेड वगैरह और स्टाइपेंड वगैरह, काफ़ी बच्चे जाते भी हैं पाकिस्तानी। ठीक है। तो अभी जब पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में हमारा कल्चर अलग है और जब हम दूसरे मुल्क जाते हैं तो उसका कल्चर अलग है। तो आपके हिसाब से आपको सबसे बड़ा कल्चरल शॉक कौन-सा लगा था? अ, काफ़ी मुश्किल सवाल है वैसे तो ये, क्यों मगर कल्चरल शॉक नहीं लगे तुम्हें? कल्चरल शॉक था, मतलब एक एक्साइटमेंट थी। मैं हुँ, कल्चरल शॉक नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ना शुरू से सोचता था कि मैं मतलब हम लोग जिस तरह हॉलीवुड की फ़िल्म्स देखते हैं स्पेशली, तो हुँ, मतलब वो जिस तरह स्टूडेंट्स बैठे होते हैं क्लासों में और फ्रेंच प्रोफ़ेसर्स पढ़ाते थे और क्वेश्चनिंग, यहाँ पे एक शौक ये था मेरे लिए कि ये लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हुँ, सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। और ये लोग एक मतलब ना एक क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा लगता है जिस तरह आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। कभी वो हुँ, ये एहसास ही नहीं होने देता कि वो आपका टीचर है। वो दोस्तों की तरह आपको ट्रीट करते हैं और बातों-बातों में आपको पढ़ाएँगे। और मतलब इस हवाले से मुझे शौक था। और सही। मतलब कि मैं खुश था कि क्या बात है। हुँ, यहाँ पे सपोर्टिव सिस्टम था और अच्छा लगा। सही। पाकिस्तान से तो बहुत ही अच्छा था। कल्चर कल्चर वाइज़ मैं ये कहूँगा कि अ, अगर इस्लाम के मुताबिक देखें तो थोड़ा-सा इधर रहना आपको परहेज़ करनी पड़ेगी। हुँ, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना पड़ेगा। और मगर ये है कि जैसा देश वैसा भेष। हुँ, तो अपना अकीदा, अपना कल्चर आप अपने तक रखें, लोगों पे इम्प्लीमेंट ना करें। मैंने ये चीज़ इधर आके सीखी है। और सही। यही बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना मज़हब, अपना अकीदा, अपना जो भी आपकी हैबिट्स हैं, जो भी कोई भी चीज़ है, वो अपने तक रखें। दूसरों हुँ, पे इम्प्लीमेंट मत करें। और यही चीज़ इधर सबसे बेस्ट है कि लोग अपने काम से काम रखते हैं। सही है। तो अभी हम मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और कमेंट की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने कमेंट किया है और कोई वाक़ई में पढ़ना चाह रहा है, सीरियस है, तो उसने कमेंट किया होगा, उसकी तरफ जाते हैं। अगर नहीं, तो फिर आप अपना फाइनल सजेशन, कमेंट्स जो भी है, वो आप स्टूडेंट के लिए दें, फिर हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। कमेंट आए तो हैं, है, कोई कमेंट अभी आई नहीं है।
जो सवाल से रिलेटेड हो, बाकी सिर्फ नॉर्मल कमेंट्स हैं। तो अभी आप यही करेंगे, फाइनल सजेशन दे दें और हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। मेरी फाइनल सजेशन ये है स्टूडेंट्स को कि स्पेशली वो बच्चे जो स्कॉलरशिप्स पे आना चाहते हैं, काइंडली आप अपने जो बच्चे अभी अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने वाले हैं या उनके रिजल्ट्स आने हैं, काइंडली आप अपना आर्ट्स की तरफ तवज्जो करें, अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली प्रिपेयर करें, यूनिवर्सिटी की टाइमलाइंस पे नज़र रखें। फ्रांस के एडमिशन जो हैं अक्टूबर में नेक्स्ट इनटेक के लिए ओपन होंगे और आप हर यूनिवर्सिटीज़ को मतलब वन बाय वन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट करें, कोई नया कोर्स तो नहीं इंट्रोड्यूस हुआ या कोई नई स्कॉलरशिप तो नहीं इंट्रोड्यूस हुई। फ्रांस में अप्लाई करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, मतलब आप डायरेक्ट पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होता है, या फिर कैंपस फ्रांस का ई-ट्यूडस एंड फ्रांस का अपना पोर्टल होता है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं पोर्टल के थ्रू अप्लाई करो, बाज़ कहती हैं डायरेक्ट अप्लाई करो, बाज़ कहती हैं दोनों तरफ अप्लाई करो, हमें भी सही। एप्लीकेशन भेजो और उधर से भी अप्लाई करो। तो ये आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को मिनिमम 2 to 3 आवर्स प्रॉपर्ली स्टडी करें, उसको देखें, कोर्स कंटेंट देखें, उनको मेल करें, उनसे पूछें, तो आपको हर इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और हमारे से ज़्यादा ये लोग मोटिवेटेड हैं कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तानी बच्चों में वो आएँ और वो सही। चाहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आएँ। तो एजेंट्स और कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने आपको उसी तरफ लेके जाना है जहाँ पे उनको कमीशन मिल रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बताएंगे, कोई भी एजेंट ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे का एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाए जहाँ पे फीस कम है। तो सही। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि एजेंट्स और कंसल्टेंट से बचें। जो हम्म। बच्चा अपना एडमिशन खुद अप्लाई नहीं कर सकता, प्लीज़ वो फ्रांस मत आए। आपने 16 साल की एजुकेशन ली है और आप अपना एडमिशन नहीं खुद अप्लाई कर सकते, उसके लिए भी आपको एक बंदे की ज़रूरत है। तो आप में और एक वो बंदा जो कभी स्कूल ही नहीं गया, जो अंगूठे से सिग्नेचर कर रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? वो भी अपना काम बाहर जाने के लिए एजेंट से ही करवाता है। तो प्लीज़ अगर आप ये काम नहीं खुद कर सकते तो इधर आके जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है और डिफरेंट चीज़ें आप इधर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ आप मत आएँ। चलो सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने थोड़ा टाइम निकाला और अपने इनपुट्स दिए। आई होप के लोग आपका ये वीडियो सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी रही उनकी हेल्प के लिए, तो आप सवाल को इस वीडियो के सेशन में कमेंट में भी कर सकते हैं, हसीब को मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।